जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जिसे हम राज्य चिन्ह भी कहते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक के सारनाथ स्तंभ की जो अनुकृति है, यही मेरा राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए इसे फोटो में देखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये जो आप देख रहे हैं यही मेरा है राष्ट्रीय चिन्ह, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। यहीं से प्रश्न पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। ये जो यहाँ पे चक्र देख रहे हैं यही मेरा अशोक चक्र है, जो तिरंगे झंडे में भी रहता है। इसके नीचे यहाँ पे इस वाले पोर्शन में यहाँ पे घोड़े का, सांड का, हाथी का और शेर का चित्र बना हुआ है, और ऊपर में यहाँ पे 4 शेर चारों ओर मुंह करके खड़े हैं। तो यही मेरा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो खुदा हुआ सूत्र है सत्यमेव जयते, अभी हमने बताया मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, या फिर राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ से वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसे हम एक एक करके याद करने की कोशिश करते हैं। पहला आपका है राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पाओ क्रिस्तातुस। क्या होता है? पाओ क्रिस्तातुस। देखिए आप क्रिस से आपको याद आया होगा कि जो फिल्म वाला क्रिस होता है, क्रिस था जो क्या करता था? उड़ता था। क्रिस क्या करता था? उड़ता था फिल्म में। तो मोर यहाँ पे क्या उड़ता है? तो मोर मेरा क्या है? क्रिस है। मोर क्या है? मेरा क्रिस है। तो मोर से आपका हो गया क्रिस्तातुस। तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? पाओ क्रिस्तातुस। जहाँ पे क्रिस दिख गया वहीं पे समझ लेना कि मोर है। अगला है आपका राष्ट्रीय फल क्या है? मेरा आम है। अब आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। और आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगो कहते हैं। अब देखो मैंगो और यहाँ पे मैग्नी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैंगो आने की मैग्नी, मैंगो आने की मैग्नी। तो मैंगो से आपका क्या हो गया? मैग्नीफेरा। अब इंडिया का है तो इंडिका इसमें जोड़ दीजिए, तो मैग्नीफेरा इंडिका हो गया। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मैग्नीफेरा इंडिका। अगला आपका भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? मेरा कमल। अब कमल का जो साइंटिफिक नाम होता है क्या होता है? निलंबो नुसिफेरा गैटर्न। निलंबो नुसिफेरा गैटर्न। इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए कमल में 3 वर्ण है, कमल 3 वर्ण है कि नहीं है? और यहाँ पे 3 शब्द हैं, निलंबो नुसिफेरा गैटर्न, और किसी में भी 3 शब्द नहीं है। तो 3 वर्ण 3 शब्द से याद रखना है इसको, निलंबो नुसिफेरा गैटर्न। जहाँ पे 3 शब्द दिख गया तो समझिए कमल का है। अगला आपका भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? मेरा बरगद। बरगद को क्या कहते हैं? इसका साइंटिफिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस। तो इसको आप याद कर ले, फाइकस बेंगालेसिस। अगला है आपका राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो बाघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर। और टाइगर से क्या हो गया यहाँ पे? देखिए टाइगर और टाइग्रिस मैच कर रहा है, तो टाइगर और टाइग्रिस। तो उसमें टाइगर में टाइग्रिस जोड़ दीजिए, ग्रीस जोड़ दीजिए तो टाइग्रिस हो जाएगा। तो जहाँ पर भी टाइग्रिस दिख गया तो समझिए टाइगर आने की बाघ है। बाघ का ये साइंटिफिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। अगला आपका राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? मीठे पानी का डॉल्फिन। और डॉल्फिन ये कहाँ पे पाया जाता है? गंगा नदी। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाया जाता है वही मेरा क्या? राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब इसका साइंटिफिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्टा गेंगेटिका। क्या है? प्लेटिनिस्टा गेंगेटिका। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए डॉल्फिन जहाँ पे आ गया माइंड में, जैसे नाम आप सुनते होंगे वैसे गंगा नदी का नाम आ जाएगा आपका। अब गंगा नदी आने की गंगे, क्या होता है? गंगे। तो गंगे आने की गेंगे, गेंगे टीका आप याद रखिए। गंगा आने की गेंगे टीका, और गंगा में क्या पाया था? डॉल्फिन होता है। तो डॉल्फिन मेरा क्या होगा? राष्ट्रीय जलीय जीव हो गया। इसका साइंटिफिक नाम क्या हो गया? प्लेटिनिस्टा गेंगे टीका। गंगा में पाया जाता है इसलिए गेंगे टीका हो गया। अगला है भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा। कौन है? गंगा। और गंगा नदी में ही डॉल्फिन पाया जाता है, और डॉल्फिन को गंगे टीका कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे साइंटिफिक नेम आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन जो है यही मेरा राष्ट्रीय गान है, ये सभी को पता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इसको पहली बार किस अधिवेशन में और कब गाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और भारतीय संविधान के द्वारा से अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी, देखिए 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। अच्छा, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर जो है रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन के राइटर कौन है, लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्होंने इसे बंगाली भाषा में लिखा था, यानी कि इसकी जो मूल रचना है जन गण मन का, ये बंगाली भाषा में है। इसका बाद में इसको हिंदी में रूपांतरित किया गया, इसका अंग्रेजी में प्रतिपादन किया गया। अंग्रेजी में जो प्रतिपादन किया वो रविंद्रनाथ टैगोर ही किए हैं। और हिंदी संस्करण जो हम लोग गाते हैं जन गण मन, ये हिंदी संस्करण है, तो यह भी ध्यान में रखें। इसमें जो है पूरे गीत में कुल 5 पद है। कितने पद है? 5 पद है। और पहला पद राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है। और पूर्ण संस्करण को गाने की जो अवधि है 52 मिनट, जो हम लोग गाते हैं जन गण मन पूरा जय है तक जो गाते हैं उसमें 52 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत मेरा क्या है? राष्ट्रीय गीत है मेरा वंदे मातरम। कौन है? वंदे मातरम। इसके राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम को लिया कहाँ से गया है? तो आनंद मठ जो एक उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, तो इसी उपन्यास से वंदे मातरम को लिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आनंद मठ के राइटर कौन है और वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। अच्छा, इसको पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसे 1896 सत्र में इसको गाया गया था। अगला आपका इसका जो अंग्रेजी में प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी में जो प्रतिपादन किए थे वो किए थे कौन? तो अरबिंदो, श्री अरबिंदो ने इसका अंग्रेजी में प्रतिपादन किया था। बहुत सारे लोगों को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने इसका कॉलम बना दिया है। देखिए, राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। जन गण मन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? बंगाली भाषा में लिखा गया, जिसका मूल रूप में जो लिखा गया था मूल रचना जो बंगाली भाषा में है। और राष्ट्रीय गीत संस्कृत भाषा में है। वर्ड से आप पकड़ सकते हैं, मातरम क्या संस्कृत वर्ड है, तो संस्कृत भाषा में से लिखा गया है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था। और 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में ही राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था। और अंग्रेजी में जो प्रतिपादन किए हैं राष्ट्रीय गान का वो है टैगोर, और राष्ट्रीय गीत का जो प्रतिपादन किए हैं वो श्री अरबिंदो ने किए हैं। तो यहाँ से इतना फैक्ट है आपको याद रखना, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। यहाँ से प्रश्न आते हैं कि तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था और भारत सरकार द्वारा तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो इसके डिजाइनर कौन थे, डिजाइन तैयार करने वाले कौन थे? तो वो थे पिंगली वेंकैया। कौन? पिंगली वेंकैया। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। पिंगली वेंकैया, इन्होंने ही तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया था और इसको भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ये भी आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो तिरंगा झंडा भी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा, बीच में क्या होता है? एक चक्र। लेकिन पहले वाला जो तिरंगा है इसमें बीच में चरखा होता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजिंग किया गया और अभी तिरंगा झंडा इस प्रकार से है। बीच में जो चक्र है इसमें 24 तिलियाँ होती है और ये जो चक्र होता है नीले कलर का होता है, गाढ़ा नीला होता है, और ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा होता है। और ये जो चक्र कहाँ से लिया गया है ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अशोक का जो स्तंभ है जो हमने शुरू बताया था, तो वहीं से अशोक स्तंभ से ही ये चक्र लिया गया है। और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो देखिए, ये मेरा हो गया लंबाई और ये मेरा हो गया चौड़ाई। तो चौड़ाई 2 और लंबाई 3, तो 3:2 के रेशियो में होता है इसका लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया तो यहाँ पे 3 लिख लें, 3:2। ध्वज के मध्य में जो पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ है उस पर बने चक्र से लिया गया है, अभी हमने बताया। और ध्वज के मध्य में जो स्थित पहिया है धर्म चक्र में 24 तिलियाँ हैं। झंडे को फहराने से संबंधित राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 में लाया गया। देखिए, 2002 से पहले कोई भी आम आदमी
राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा इसको फहरा नहीं सकते थे, जहाँ था कहीं पर भी, माने कि उसको फहराने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि 2002 में जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता आया, इसके माध्यम से यानी इसमें ये बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अब राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है, कभी भी फहरा सकता है, लेकिन बशर्ते क्या है कि उसके जो मान मर्यादा है उसको पालन करते हुए, इसका जो नियम है, नियम कानून को पालन करते हुए आप कहीं भी फहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, या फिर भारत का राष्ट्रीय दिग्दर्शिका कौन है। तो वो है जो हिंदी महीना होता है, वही मेरा क्या राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो शक संवत पर आधारित है। किस संवत पर? शक संवत पर आधारित है। यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं। और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। जो हिंदी कैलेंडर है जो चैत महीने से शुरू होता है। किस महीने से शुरू होता है? चैत महीने से। और जो एक चैत यानी कि चैत का पहला दिन जो है 22 मार्च को शुरू होता है, और लीप वर्ष में जो होता है 21 मार्च से शुरू होता है चैत महीना, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। और चैत ही क्या होता है? कैलेंडर का पहला महीना होता है। और इसमें भी राष्ट्रीय कैलेंडर में भी 365 या 66 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चैत जो सामान्य रूप से 30 दिन का होता है, चैत महीना जो तो होता है पहला महीना, ये कितना दिन का होता है? 30 दिन का। और लीप वर्ष इसमें कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई लोग। धन्यवाद।